मतगणना और जनगणना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ सैंपलिंग नहीं की जाती है साहब। यहाँ एक-एक व्यक्ति को गिना जाता है। हर एक जनता और हर एक मतदाता उतना ही महत्वपूर्ण है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और 100% काउंटिंग के अलावा दूसरा कोई ज़रिया नहीं है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सैंपलिंग 50% कहनी है और 30% का पूरा बकवास है ये फालतू का, और ये बिल्कुल ही इल्लीगल है। कोई तरह की 30%, 50%, 95%, 99% ये बहस ही बेकार है। ये किया ही नहीं जा सकता है और टोटली इल्लीगल बहस है। कमीशनिंग ऑफ ईवीएम के दौरान एसएलयू से ह्यूमन इंटरवेंशन किया जाता है और यहाँ सीधा-सीधा मैनिपुलेशन के लिए एक्सपोज़ है। इसलिए ये मशीन स्टैंड अलोन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होता ही नहीं है। वीवीपैट का पहला चरण सिर्फ पार्शियली वेरिफाइड है और पार्शियली वेरिफाइड इसलिए है कि उसमें 2 चरण में होता है। दुनिया में ऐसी मशीन कोई नहीं बनी है मानव द्वारा जिसको मानव छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी किसी न किसी विधि से हम उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है। संविधान कभी भी ये नहीं कहता है कि बैलेट से वोटिंग जो है ईवीएम से खराब है। लोकशाही में सबसे महत्वपूर्ण होता है वोट। और जब संविधान लागू हुआ था तो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को अपना लिया गया। वोटर है, उसका ये राइट है कि वो जाने कि वो आखिर किसको वोट दे रहा है। बात यहाँ ईवीएम की और वीवीपैट की। सिंपल सा आर्गुमेंट है, मैं किसको वोट दे रहा हूँ ये मुझे जानने का हक है और देखने का भी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, कल फिर सुनवाई होनी है। लेकिन आखिर इस पे सुप्रीम कोर्ट में ये इतनी लंबी बहस क्यों, टाल-मटोल क्यों? सीधा-सा मसला है। समय बचत होगी, इसका कोई मायने नहीं। इतना लंबा चुनाव है, 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक तकरीबन 1.5 महीने तक चुनाव होगा। अगर 2 दिन वोट की गिनती में ही लग जाए, तो फिर क्या आपत्ति है? किसे हो रही है परेशानी? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ प्रोफेसर ओम शंकर साहब बीएचयू में कार्डियोलॉजी के हेड हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार ईवीएम वीवीपैट के मसलों पर रिसर्च भी करते रहते हैं। आज उनसे बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। स्वागत है सर। जी। नमस्ते, नमस्ते। जी सर। आपने जो भी इंट्रोड्यूस किया बहुत ही सही सवाल है। असली बात क्या है, लोकतंत्र जो है उसकी सबसे मजबूत कड़ी है वोट, और जनता को सिर्फ 5 साल में 1 बार मौका मिलता है वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। जी। अगर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के द्वारा ये चीज़ इंश्योर नहीं हो, तो फिर ये डेमोक्रेसी जो है वो मज़ाक बनकर रह जाता है और वो राजतंत्र का दूसरा रूप जो है इलेक्टेड ऑटोक्रेसी टाइप की चीज़ें में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि चीन, रूस और कई सारे अन्य कंट्रियों में आपने देखा है। अभी जो वर्तमान वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा है, मैं सबसे पहले जो है मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग, वैसे हम जानते हैं कि हमारे जितने भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए माननीय हैं और जितने भी उन अपने बहस कर रहे हैं, जो कि अपने वकीलगण हैं, अधिवक्तागण हैं, उनसे थोड़ा-सा मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो थोड़ी-सी समझ है, मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ कि इस बिंदु पर सीधा बहस होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु जो बहस का होना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है, वो 59 की जो उनका सेक्शन है, वो ये कहता है कि चुनाव जो है बैलेट से ही कराना चाहिए और कुछ खास कंडीशन में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जा सकते हैं। और वो जो खास कंडीशन है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफाई करना होगा कि ये खास कंडीशन क्या है, क्यों है और कुछ जगह कराई जा सकते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। और ये बातें 61 ए यानी अमेंडेड जब वो हो गया ये, तो उसको जब इंक्लूड किया गया इस मशीन को भी, तो उसके द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो संविधान कभी भी ये नहीं कहता है कि बैलेट से वोटिंग जो है ईवीएम से खराब है। सबसे पहला इस चीज को ध्यान देना है। अगर ईवीएम के बारे में ये दुनिया में बहुत सारे देशों ने, विकसित देशों ने इस पर बहस कर ली और बहस के बाद जो अंतिम एक निष्कर्ष पर पहुंचा है वो ये है कि दुनिया में ऐसी मशीन कोई नहीं बनी है
मानव द्वारा, जिसको मानव छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी किसी न किसी विधि से हम उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है। दूसरा ये है कि मैंने कहा लोकतंत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो वोट, और वोट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैसे होता है इसको डिफाइन किया गया था जब सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में। उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में वोट के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि जिसको आपने मतदान करना चाहा उसी को मतदान किया है, यानी कि कास्ट एज इंटेंडेड। दूसरा चरण होता है रिकॉर्डेड एज कास्ट, मतलब जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में रिकॉर्ड कराना चाहा है वही चीजें रिकॉर्ड हुई है मशीन में। और तीसरा चरण जो है वो होता है काउंटेड एज रिकॉर्डेड। चूंकि ईवीएम जो है ये बेसिक 3 स्टेप के दूसरे जो दो चरण जो अंतिम वाले मैंने कहा, यानी रिकॉर्डिंग प्रोसेस को इंश्योर नहीं करता है। वोटर नहीं देख सकता है किसी भी तरीके से कि मशीन ने क्या रिकॉर्ड किया, भले वो बाहर मशीन कुछ भी दबाया हो आपने बटन। तो इसका मतलब है कि दूसरा चरण इंश्योर्ड नहीं हो पाया आप किसी भी मतदाता के लिए। और तीसरा चरण, क्या जो रिकॉर्ड हुआ था उसी को काउंट करके परिणाम बताया गया या मशीन ने फिर से उलट पुलट करके कुछ और भी परिणाम बता दिए। ये दोनों चरणें नहीं सुनिश्चित होने के कारण ही सुब्रमण्यम स्वामी साहब के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पेपर ऑडिट ट्रेल इज मैंडेटरी। इसका मतलब ये भी होता है कि चूंकि ईवीएम से दूसरा और तीसरा चरण जो है वोटिंग का वो सुनिश्चित नहीं हो जाता है, तो ईवीएम से जो वोटिंग होता है वो वोट होता ही नहीं है। दिस इज इलीगल, यू कैन नॉट से दिस इज अ वोट। If this is an illegal vote, then you cannot count it. If you cannot count it, then how come you can tell the result by counting or fast or slow? Forget about that. सिर्फ ये नहीं है कि तेजी से होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 वोटर्स में वो या 2% वोटर में अगर गलत जगह निशान हो गए तो उसको हटा देना चाहिए। उस मशीन को, मतलब उस सिस्टम को जो पहले से आपके पास प्रिवेलिंग था। सबसे बड़ी बात है कि वहां तो वोट के 3 चरण ही इंश्योर नहीं होते हैं। यानी कि जब वोट ही नहीं होते ईवीएम से तो फिर काउंट कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ और ये सभी मान्य समझ सकते हैं और कोई भी अधिवक्तागण इसको सिंपल समझ सकते हैं। तो सारा आर्गुमेंट यहाँ से शुरू होना चाहिए कि जो चीजें वोट ही नहीं है उसको काउंट करके रिजल्ट आज कैसे बताया जा रहा है, और ईवीएम काउंट करके फास्ट स्लो फॉरगेट होता है, कैसे आप रिजल्ट बता सकते हैं? सबसे पहला आर्गुमेंट ये होना चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट है कि उसी जजमेंट में ये कहा गया कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए दूसरा चरण, यानी रिकॉर्डिंग जो है कास्ट के बाद जो रिकॉर्ड करना है मशीन को, उसको इंश्योर करने के लिए पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दी गई एक मशीन लगाकर जिसका नाम है BVP-80। बीबी का मतलब वोटर वेरीफाइड और दूसरा है पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि ये इसमें 2 चीजें मिली हुई है। इसमें वोटर को 2 चीज करना है, एक पहला चरण में वेरीफाई करना है जो वोट उन्होंने दिया है, और दूसरा जिसको वोट उन्होंने दिया है उसको वेरीफाई किया। वेरीफाई कैसे करेगा? थंब इंप्रेशन से। पहले भी थंब इंप्रेशन लगाए जाते थे, ये कोई मतलब नया और अद्भुत चीज नहीं है। यानी कि उससे आपको ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट तब तक नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि ये जैसे फिजिकल वाली बहस कल हुई भी है, बिल्कुल सही बहस है, लेकिन उस बहस में इस पोर्शन को लाना चाहिए बहस में कि जो आज के समय में आप वोटर जो वोट दे रहे हैं उसका फर्स्ट चरण तो पार्शियली आप दिखा रहे हैं 7 सेकंड के लिए कि देखिए हमने डिस्प्ले कर दिया है और ये वोटर वेरीफाइबल हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी क्या गड़बड़ी हो सकती है इसको मैं समझाता हूँ। जो वीवीपैट मशीन होती है ये कोई सिंपल मशीन नहीं है प्रिंटर। ये प्रिंटर एक स्टेप में प्रिंट नहीं करता है, जैसा कि हम कोई भी लैपटॉप के साथ या इंटरनेट के मतलब कंप्यूटर के साथ जो हम लगाते हैं तो एक बार हम प्रिंट दबाते हैं, प्रिंट निकल के बाहर आ जाता है। इसमें प्रिंटिंग 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। फर्स्ट स्टेप में प्रिंटिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको डिस्प्ले होगा। तो सिग्नल कहाँ से शुरू होगा? बैलेट यूनिट से, जहां आपने दबाया है वोट, वहां से सिग्नल जाएगा वीवीपैट के पास, उसको कहेगा आप डिस्प्ले कर दीजिए प्रिंट करके। वो सिर्फ तब डिस्प्ले करता है, काट कर नीचे नहीं गिराता। और इसकी सूचना वो देता है कंट्रोल यूनिट, यानी जिसको ईवीएम हम कहते हैं, वो एक्चुअली कंट्रोल यूनिट कहलाता है इस टर्मिनोलॉजी में। तो कंट्रोल यूनिट जब देख लेता है कि हाँ डिस्प्ले कर दिया है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन वापस बैक आदेश देता है वीवीपैट को कि अब आप पर्ची काट के नीचे गिरा दीजिए। और फिर
पर्ची जब काट के वीवीपैट नीचे गिरा देता है तो फिर कंट्रोल यूनिट को वापस सिग्नल जाता है और वो कहता है कि हमने कंट्रोल काट के नीचे गिरा दिया है, अब आप अपना वोट रिकॉर्ड कर लीजिए। ये जो 2 प्रोसेस है, आज देखिए जितने भी डमी ईवीएम करके आपने दिखाया होगा, जितने भी हमारे लोग बुद्धिजीवी लोग दिखा रहे हैं, इसी प्रोसेस में छेड़छाड़ करते हैं। उस इस दिनों का बीच में बैरियर लगा देते हैं। कैसे बैरियर? इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दिया। भाई आप समझिए कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक बच्चे की तरह है। जैसा बच्चा हम लोग होते हैं, हमारे दिमाग में फिट करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, माता-पिता ये आम है, ये अमरूद है, जो भी चीज़ें आप फीड करेंगे, आपको ये करना है, वो नहीं करना है, तो कंप्यूटर को हम प्रोग्राम करते हैं और जो प्रोग्राम करेंगे कंप्यूटर वही काम करेगा। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर को जब हम कहते हैं कि आप जैसे हमने कहा कि वो नॉर्मल प्रोसेस है, अब मुझे छेड़छाड़ करनी है। मैंने उस प्रोग्राम को चेंज कर दिया, मैंने कहा कि जैसे ही वीवीपैट डिस्प्ले करे, आपको वहाँ से जो सिग्नल जाएगा कंट्रोल यूनिट में, वो कहेगा ठीक है, प्रोसेस यही कंप्लीट हो गया। अब वहीं अगर कंप्लीट मान जाएगा, तो वहीं पर रुक जाएगा, वो कट के नीचे नहीं गिरेगा वो। अब दूसरा वोटर, चूँकि एक फैमिली जो है एक साथ वोटिंग करने जाती है, तो सेम सिमिलर टाइप के दूसरा आदमी आता है और वो जो है वोटिंग करता है और उसी को वो फिर वही डिस्प्ले कर देता है उसको। और उस डिस्प्ले के बाद इन्फॉर्मेशन मान लिया जाए, ऐसे प्रोग्राम कर दिया, वो कंट्रोल यूनिट को भेजेगा, तो अब कहेगा कि जिस सिंबल को आपने पहले किया था, उसके अलावा हमारे चॉइस ऑफ सिंबल को आप एक और साथ में प्रिंट कर दीजिए और दोनों एक साथ प्रिंट करके नीचे गिरा दीजिए। तो इस तरह का ही आप देखते हैं कि जितने भी मशीनें दिखाई गई है, उसमें इसी तरह के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करके लोगों ने दिखाया है और एक ये प्रैक्टिकलिटी है। मतलब ये हाइपोथेटिकल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इसको लोगों ने एक डमी ईवीएम बनाकर दिखा दिया है करके, मतलब ये पोटेंशियल साइट ऑफ मैनिपुलेशन है। तो और अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग होता ही नहीं है। वीवीपैट का पहला चरण सिर्फ पार्शियली वेरिफाइड है और पार्शियली वेरिफाइड इसलिए है कि उसपे 2 चरण में होता है। तीसरा ये है कि पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब के जजमेंट का हिस्सा है और मैंडेटरी हिस्सा है, वो बाहर आने के बाद ही ये संभव है और इसीलिए ईवीएम को काउंट नहीं करना है क्योंकि उसका वोट नहीं है, इसलिए बैलेट ये वीवीपैट को वोट करना है जो बाहर आए तब और थंब इम्प्रेशन से ऑडिटेड हो। ये एविडेंस है कि आपने ऑडिट कर लिया है। तो ये 2 चीजें तो सबसे पहले समझने की बात है। तीसरी बात क्या है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन बिना इंटरनेट के आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है सेंट्रल जो हेड है इलेक्शन कमीशन के, वहां से लोग रैंडमाइज करते हैं सिस्टम को सारे, उस इसलिए आपको कनेक्ट करना होता है सिस्टम को वहां से यहाँ पर, यानी सेंट्रल सिस्टम जो आपका सर्वर है उससे कनेक्ट करके ही आप अलग अलग जो यूनिट, रैंडमाइजेशन मतलब जो है 3 यूनिट जो ये सिस्टम का है, वीवीपैट, ईवीएम यानी कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट, वो किसके साथ कौन जाएगा उसको ये बताने के लिए कि हमें नहीं पता है। इसको करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाए और किसी को पहले से पता ना हो और फिक्स ना करके दिखावा है ये, क्योंकि ये अल्टीमेटली बाहर में अंतिम चरण में जाके जब कमीशनिंग ऑफ ईवीएम होता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले जो देखिए, कोई भी कमीशनिंग का मतलब होता है कि हमारे कैंडिडेट किसी भी लोकसभा में या विधानसभा में चुनाव से कुछ दिन पहले ही निर्धारित होते हैं। कुछ पार्टियां तो राष्ट्रीय हैं और क्षेत्रीय हैं जिनके सिंबल डिसाइडेड होते हैं। कुछ हमारे आपके जैसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो निर्दलीय हैं जिसका अपना कोई चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं है। जब नामांकन के बाद, नामांकन वापसी के बाद, जब इससे पहले जो सारे सुरक्षात्मक प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन द्वारा खत्म हो जाती है बूथ पर भेजने से पहले, तब ये कमीशनिंग किया जाता है। यानी जितने भी प्रक्रिया से संबंधित सुरक्षा लिए गए थे सावधानियां और जो ट्रांसपोर्टेशन या टेक्नोलॉजिकल थे, यहाँ पर आके फिर से एक्सपोज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लोग जब भी वोट देते हैं किसी कैंडिडेट को, तो जिसके सामने का बटन दबाते हैं वीवीपैट में, उसी के नाम की पर्ची डिस्प्ले होती है। इसका मतलब है कि मशीन को पता है कि कौन से कैंडिडेट किस नंबर पे है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन का दावा जो है वो गलत है कि मशीन को ये नहीं पता होता है कि कौन कैंडिडेट किस जगह पर है और ये कैंडिडेट एग्नोस्टिक होता है। ये दावा इलेक्शन कमीशन का झूठा है। इसलिए क्योंकि कैंडिडेट को अगर पता नहीं होगा, तो हम अगर बैलेट यूनिट पे बटन दबाएंगे तो हमारी ही चॉइस का आदमी का जो सिंबल, नाम और सीरियल कैसे प्रिंट कर देगा? समझ गए बात को? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसलिए कैंडिडेट अग्नोस्टिक मशीन नहीं होता है। ये झूठ है इलेक्शन कमीशन का, झूठ बोल रहा है इलेक्शन कमीशन के, अग्नोस्टिक होता है।
और ये सिंबल डाले कैसे जाते हैं ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि मशीन को प्रिंट करना है तो मशीन कैसे जानेगा कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ से यहाँ किस लोकसभा में खड़ा है और उस लोकसभा का कौन कौन नए कैंडिडेट है और उसको सिंबल कौन है। तो इसी प्रोसेस को, सिंबल डालने के प्रोसेस को कहते हैं कमीशनिंग ऑफ ईवीएम। उसमें क्या करते हैं कि उनका दावा है कि इलेक्शन कमीशन का कि ये जो ईवीएम बनाने वाली कंपनियां हैं यानी बीईएल और ईसीआईएल, उनके इंजीनियर आते हैं, ऑथराइज इंजीनियर। अब ये ऑथराइज इंजीनियर कौन है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता कि कहाँ से आते हैं, कितने इंजीनियर हैं, ये कौन कौन लोग हैं, किस तरह के हैं, उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या करने के लिए यहाँ आते हैं, किसी को मालूम नहीं है। तो उसकी आइडेंटिटी जानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ भी सबसे, यहाँ जो कल हमारे माननीय जानना चाह रहे थे कि जब ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, यहाँ है ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे डायरेक्टली इंजीनियर आते हैं कंपनियों से, और वो कंपनी किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सरकार की ही अंडरटेकिंग है, वो पीएसयू है, जो बीईएल है और ईसीआईएल। और इसीलिए उसके जो डायरेक्टर हैं वो ज्यादातर खास पार्टी के लोग हैं उसमें, और इसीलिए जो ईवीएम उस खास पार्टी के लोग जहां डायरेक्टर है उसके अधीन अगर कोई सोर्स कोड तैयार होगा तो मशीन एक तो जहां बन रही है वहीं पर एक पहले छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरा, वहीं से लोग फिर से आ रहे हैं आपको एक सिस्टम ले आकर जिससे कि सिंबल लोड करेंगे। उसका नाम क्या है? सिंबल लोडिंग यूनिट। तो दूसरा दावा क्या है इलेक्शन कमीशन का? ये जो ईवीएम, वीवीपैट और बैलेट यूनिट है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है। भाई साहब, अगर ये स्टैंड अलोन सिस्टम है तो आप इसमें एसएलयू जब डाल देते हैं, लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यानी सिंबल लोडिंग यूनिट लगाकर अगर बाहर से सिंबल उसके अंदर आप डालते हैं, कैंडिडेट के नाम डालते हैं और चुनाव चिन्ह डालते हैं, तो फिर ये स्टैंड अलोन कैसे रह गया? स्टैंड अलोन तो तब होगा जब बाहरी, आप कहते हैं बाहरी किसी से कनेक्ट नहीं होता, और जब तक बाहरी किसी से कनेक्ट नहीं होगा तो जो फिजिकल डाटा यानी जो कैंडिडेट के नाम, सिंबल है, कैसे मशीन के अंदर जाएगा? जी, जी, जी। और मशीन के अंदर अगर आप बाहर से एसएलयू, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन के मतलब जो है उन्हीं के जो मैनुअल है वो क्या कह रहा है, मैं आपको मैनुअल को रिफर करता हूँ। अगर आप मैनुअल निकालेंगे, सबसे पहला मैनुअल का 8.2 8.4.2, इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ वीवीपीएटी रूल 49B। इस तरह से उस पर लिखा है, उसमें पॉइंट सी है, कहता है लोड अलॉटेड सीरियल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड सिंबल इन वीवीपैट with the help of engineers using symbol loading unit, returning officer or ARO to check the test paramount with the ballot paper in view। ये कह रहा है खुद उन्हीं का, जो मैं पढ़ के बता रहा हूं कि सिंबल लोडिंग यूनिट के द्वारा ये मशीन के अंदर बाहर से, यानी कि वीवीपैट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन डालते हैं, नाम, सीरियल नंबर, और उसके बाद अगला चरण में क्या करता है कि वीवीपैट में जो सिग्नल डाल दिया, अब उस सिग्नल में क्या डाला है ये आपको नहीं पता। हो सकता है उसमें पेगासस टाइप के कोई मालवेयर हो, या किसी मैनिपुलेशन वाले सॉफ्टवेयर हो, या नए कोई प्रोग्राम हो। अब क्या वो एसएलयू से डाल दिया उसके अंदर, आपको पता, आपके सामने डालेंगे तो आपको क्या पता। लैपटॉप में अगर हम बात करते हुए अभी कुछ अगर डाल दे आपके इसमें मोबाइल इंटरनेट से आपके मोबाइल में, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमने क्या डाल दिया आपको। उसी तरह आप एसएलयू पूरा एक सिस्टम लेकर आते हैं, और ये लेकर भी वही आते हैं जो इंजीनियर, सो कॉल्ड कंपनी के इंजीनियर, यानी वो आते हैं, वही लेकर एसएलयू आते हैं। उस एसएलयू के अंदर कौन वायरस है ये भी नहीं पता। वो लैपटॉप लेकर आते हैं, उसके अंदर क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर है, ये भी नहीं पता आपको, और इस सब को जोड़ देते हैं वीवीपैट से। तो आप बताइए कि अब ये स्टैंड अलोन मशीन है क्या? क्या यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ या नहीं हुआ? अगर ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ और इस तरह के सॉफ्टवेयर, मालवेयर या प्रोग्रामिंग अगर फिर से उसमें डाल दिए जा रहे हैं, तो क्या ये चुनावी प्रक्रिया स्वच्छ है? क्या ये मशीन पर विश्वास किया जा सकता है? ह्यूमन इंटरवेंशन के बाद माननीय लोगों ने भी कल कहा कि जहां ह्यूमन इंटरवेंशन होगा वहां पर मैनिपुलेशन की संभावना है। तो इसी तरह कमीशनिंग ऑफ ईवीएम के दौरान एसएलयू से ह्यूमन इंटरवेंशन किया जाता है, और यहाँ सीधा सीधा मैनिपुलेशन के लिए एक्सपोज है। इसलिए ये मशीन स्टैंड अलोन भी नहीं है। अब क्या ये सिंपल डिवाइस है? अगर ये सिंपल डिवाइस होगा
तो इसके अंदर बाहर से सिंबल कैसे डाल दिए जाएंगे? कैलकुलेटर लाइक सिंबल डिवाइस में क्या आप कैलकुलेटर में बाहर से कोई डाल सकते हैं सिंबल? क्या डाल सकते हैं कोई चीज? आप बताइए। तो ये भी चीजें गलत है। उसके बाद कहते हैं कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है। अगर ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है तो एक ही वीवीएम वीवीपैट से आप कई जगह चुनाव कराते हैं और बार बार इसमें बाहर से आप प्रोग्राम आके सिंबल और सारे चीजें उसमें डालते हैं। तो एक ही बार अगर प्रोग्रामेबल है तो बार बार ये प्रोग्राम कहाँ से उसमें आ जा रहा है और अलग अलग लोगों के नाम कैसे इंटर कर पा रहे हैं आप उसके अंदर? जी तो सारे के सारे दावे जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं। और इस मशीन पर कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो अपने आप को धोखा देने के अलावा और कैसे हो जी सकता है? मानिए अगर इतना छोटी सी चीज को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद है समय का। समय का क्या है कि अब समय देखिए दो चीजों में आप जो है अ, डिफरेंस देखना होगा कि एक जो है उसमें 2% की मिलान या जो करते हैं कि हम जो है एक सैंपलिंग कर लेते हैं और सैंपलिंग से पता चल जाता है कि ये सही है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी एक मेडिकल का एक अध्यापक हूँ और हम लोग भी रिसर्च करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी सैंपलिंग प्रोसेस नहीं बनी है जो 100% सही जिसमें त्रुटि ना हो। अलग-अलग तरह हम्म के उसमें एरर्स होते हैं जिसको अल्फा, बीटा, गामा एरर कहते हैं और अलग-अलग स्टेप में वो एरर अलग-अलग तरीके से हो सकते हैं। ये एक चीज़ समझने की बात है कि ये एरर एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है जबकि आपका सैंपलिंग 100% हो जाए। सैंपलिंग 100% का मतलब क्या हुआ? 100% काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोट्स यानी कि देयर इज़ नो सैंपलिंग। जी जी 100% counting is the only condition when error will be 0. जी 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 मतदान, मतगणना और जनगणना ये दो ऐसी चीजें हैं, यहाँ सैंपलिंग नहीं की जाती है साहब। यहाँ एक एक व्यक्ति को गिना जाता है। हर एक जनता और हर एक मतदाता उतना ही महत्वपूर्ण है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। और 100% काउंटिंग के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है जिसमें आप जी 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी सैंपलिंग 50% कहनी है और 30% का पूरा बकवास है ये फालतू का और ये बिल्कुल ही इल्लीगल है। कोई तरह की 30%, 50%, 95%, 99% ये बहस ही बेकार है। ये किया ही नहीं जी जा सकता है और टोटली इल्लीगल बहस है, चलिए रॉन्ग बहस है। देखते और कल सुप्रीम एक कोर्ट में सुनवाई है। जी, कल फिर सुनवाई होगी और देखते हैं कल अभी क्या होता उसी है में रविशंकर जी। उसमें कुछ और चीजें बता दो, बस 2 मिनट और मुझे दे, कुछ 2-4 चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद क्या है, समय की बात है। समय में भी आप समझ लीजिए कि जनता 5 साल तक इंतजार करती है। इस बार का चुनावी प्रक्रिया जो है 45 दिन तक चलेगी और आखिरी वोटर जब वोट करेगा वो भी 48 घंटे से 72 घंटे इंतजार करेगा अपना परिणाम का। तो हड़बड़ी वोटर को तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है चुनाव आयोग को क्या हड़बड़ी है? भाई चुनाव आयोग को पैसा किस लिए देता है? जनता का जो टैक्स पेयर का मनी से आपका पेमेंट होता है, आपका काम ही है वो पूरे साल चुनाव करवाना और आप करवाते रहते हैं, जी कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का क्षेत्रीय। तो ये तो आपकी ड्यूटी है। और ये जैसे मेरी ड्यूटी है रोज आप जाके अस्पताल में मरीज देखना, वैसे ही आपकी ड्यूटी है जाकर पढ़ाना बच्चों को, वैसे ही उनकी ड्यूटी है रोज करना। हम ये नहीं कह सकते कि हम मतलब आधे घंटे में निपटा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, मतलब 8 घंटे करनी है आपको ड्यूटी। तो आपकी पूरे साल ड्यूटी है चुनाव कराना, तो आप भाग नहीं सकते। आपको किसी चीज की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हम काउंटिंग नहीं करेंगे। काउंटिंग कराना आपका दायित्व भी है, कर्तव्य जी भी है और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना ये आपकी जिम्मेदारी भी है एक नागरिक होने के नाते। तो आप ना इसमें तेजी कर सकते हैं, इलेक्शन फास्ट नहीं होना चाहिए, इट्स ट्रांसपेरेंट, फेयर, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर एक तरफ अगर आपके जो रेफरी हो जाएंगे तो फिर पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वही सवालों के घेरे में आ जाएगा। इसलिए जी इन सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई, बहुत छोटे चीजों से बताया और बहुत शॉर्ट में बताया। इन चीजों पर ही सिर्फ बहस होना चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए कि मानिए ये बताइए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप क्या एसएलयू लगाते हैं कि नहीं लगाते? अगर एसयू लगाते हैं तो आपके स्टैंड अलोन मशीन कैसे है? ये आप मुझे बता दीजिए। अगर आप जी बार-बार आप एक ही मशीन से बार-बार चुनाव कराते हैं तो स्टैंड अलोन कैसे है? आप सिंबल बाहर से डालते हैं तो कैसे वो और प्रोग्रामेबल कैसे वो बिना सिंपल मशीन जो है उसपे ऐसा आपका सिंबल ले लेता है?
और आप अगर चुनाव खुद कह रहा है, अब मतलब ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब को जजमेंट कह रहा है कि ईवीएम से वोट ही नहीं है क्योंकि 2 चरणों को साबित नहीं करता है, तो आप इस देश में करवा क्या रहे हैं? क्या ठीक है आपका ओम शंकर जी, उद्देश्य कल चुनावी कल मैनिपुलेशन है या फिर जनता के साथ न्याय करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा चुने हुए मजबूत लोकतंत्र का निर्माण? देखिए, हमें कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी जीते हारे कोई मतलब नहीं। हम एक जनता है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जनता होती है। ये राजतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि आपको राजा की सुननी है। आप जनता के पैसे से जिंदा है, राजा के पैसे से नहीं आपका पेट चल रहा है। ठीक है इसलिए सर। आपको जनता की सुननी चाहिए, जनता की करनी चाहिए और जनता की ही सरकार बनानी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया सर, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर ओम शंकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं ईवीएम से चुनाव और पूरी प्रक्रिया पे। पूरी वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर।